डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में जो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हर एक की अहमियत अपनी जगह 25% के बराबर है। पहला 25% डाइट को कहेंगे, दूसरा 25% वर्जिश को कहेंगे, तीसरा 25% हम उन दवाओं को कहेंगे जो गोलियों या टीकों की शक्ल में मरीज़ को इस्तेमाल कराई जाती हैं, और आखिरी 25% हम स्ट्रेस को कहेंगे। फलों में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स हैं जैसे आम, केला, अंगूर, अनार, चीकू वगैरह, इनकी मिकदार मज़ीद कम कर लें। बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि आपसे आज मैं डाइट और एक्सरसाइज प्लान के बारे में बात कर सकूं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है। जब भी कभी हम डायबिटीज़ की मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी उसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए, तो इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही समझता हूँ कि जैसे आप एक कुर्सी पे बैठते हैं जिसके 4 पाए हैं। तो बैलेंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये बात पता हो कि 4 पायों का होना बड़ा ज़रूरी है। 3 के ऊपर हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो बैठने में मुश्किल होगी। इसी तरह से अगर पाए मज़ीद कम होते जाएंगे तो कुर्सी बेकार हो जाएगी। डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में जो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसमें से हर एक की अहमियत अपनी जगह 25% के बराबर है। इसको हम पहला 25% डाइट को कहेंगे, दूसरा 25% वर्जिश को कहेंगे, तीसरा 25% हम उन दवाओं को कहेंगे जो गोलियों या टीकों की शक्ल में मरीज़ को इस्तेमाल कराई जाती हैं, और आखिरी 25% हम स्ट्रेस को कहेंगे, जिसको मैं मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस में फ़र्दर डिवाइड करूँगा। मेंटल स्ट्रेस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़िज़िकल स्ट्रेस किसी भी किस्म की बीमारी अगर हो गई है, जैसे अनफॉर्चुनेटली कोरोना है, या पेट ख़राब है, या गले में कोई तकलीफ़ है, तो इस सूरत में इम्कान इस बात का है कि डायबिटीज़ उस देर के लिए थोड़ी सी या तो ज़रूरत दवाओं की बढ़ जाएगी या मज़ीद फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत होगी ताकि शुगर को कंट्रोल में रखा जा सके। जहाँ तक इसमें से पहले 2 कंपोनेंट हैं लाइफस्टाइल के, जिसमें डाइट और एक्सरसाइज हैं, तो आप एक्सरसाइज को यूँ समझिए कि इसके बारे में मुत्तफ़िक़ा एविडेंस है कि तकरीबन A1C जो शुगर को कंट्रोल करने का एक टेस्ट है जो हर 3 महीने पे कराया जाता है, इसकी 1% रिडक्शन सिर्फ एक्सरसाइज से मुमकिन है। मुत्तफ़िक़ा राय ये भी है कि अगर कोई एक नॉर्मल आदमी रोज़ाना आधा घंटा सैर कर लेता है, ब्रिस्क वॉक, जिसको यूजुअली खाली पेट करना चाहिए, वो सुबह या शाम की कोई क़ैद नहीं है, लेकिन अगर वो कर लेता है आधा घंटा और हफ्ते में 5 दिन कर लेता है, जो तकरीबन 150 मिनट हर हफ्ते के बनते हैं, तो ये एक मुनासिब मिक़दार है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो आपकी तरह का सेहतमंद है, उसको शायद इससे भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर आपका टारगेट वज़न को लूज़ करना भी साथ में शामिल है, तो यकीनन इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत होगी। लेकिन इसमें क़ैद नहीं है कि आप लेकिन कम से कम 150 मिनट हर हफ्ते का करना चाहिए। दूसरी बात इसमें साथ में ये है कि आपको स्पीड, अपनी जो रफ़्तार है, उसको उस हिसाब से रखना चाहिए अपने मुआलिज के मशवरे के साथ, कि अगर खुदा न खास्ता किसी को दिल की तकलीफ़ है तो उसको बहुत ब्रिस्क वॉक अगर डॉक्टर ने मना की हुई है तो उसकी इजाज़त के साथ जितनी वो उनको कहें उस रफ़्तार को रख के उन्हें सैर करना चाहिए। दूसरी अहम बात इसमें ग़िज़ा के बारे में है। अब ग़िज़ा को आप इस तरह से समझिए कि इसको 3 हिस्सों में मैं डिवाइड किए देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स में। हम अभी कोई मिनरल्स की या विटामिन्स की बात नहीं कर रहे। प्रोटीन्स तमाम वो चीज़ें जो गोश्त या दालों के साथ मिलके बनी हैं। इसी तरह से फ़ैट्स मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कुदरती भी मौजूद हैं और गैर कुदरती तौर के ऊपर भी खानों में डाला जाता है। तकरीबन 20% हिस्सा ग़िज़ा का प्रोटीन्स का होना चाहिए रोज़ाना के खाने में। कोई 30% हिस्सा फ़ैट्स के साथ होना चाहिए। एनिमल प्रोटीन को बेहतर समझा जाता है, जिसमें चर्बी की मिक़दार कम हो, वो वाइट मीट यानी फ़िश और चिकन को लिया जाएगा, और इसी तरह से रेड मीट को निस्बतन इसके मुकाबले में ज़्यादा चर्बी वाला समझा जाएगा। सो मटन और बीफ को आप रेड मीट में शुमार करेंगे, जिसकी वैल्यू वाइट मीट से कम होगी। इसी तरीके से जितने भी तेल हैं घी के मुकाबले में वो बेहतर हैं,
لیکن اگر ان میں یہ پوچھا جائے کہ کون سا تیل سب سے بہتر ہے، تو وہ تیل سب سے بہتر ہے جس میں مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ہیں، اور وہ زیتون کا تیل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تیل ہے جو اس طرح سے زیتون کے مقابلے میں ہے، وہ بادام کا تیل ہے، لیکن وہ بہت کاسٹلی ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل بھی نسبتاً کاسٹلی ہے، لیکن یہ کہ اس کا استعمال باقی تیلوں کے مقابلے میں استعمال میں کہیں بہتر ہے۔ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ آپ یوں سمجھیں کہ تمام چیزیں جو عمومی طور پہ ہم زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، اور یہ 50% آپ کی ڈائٹ کا حصہ ہونا چاہیے، اس میں تمام وہ چیزیں ساتھ میں شامل ہیں جو آپ گندم یا چاول یا اور مختلف چیزوں کی شکل میں، سیریلز کی شکل میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ سو ان کی مقدار اس نیچرل فارم میں ہونا چاہیے جو آپ استعمال کریں۔ اور اس سلسلے میں دو جو سمجھانے کی نیت سے کہ انگریزی کا لیٹر کیو فار کوئین اگر آپ یاد رکھ سکیں، تو ایک تو بات یہ کہ ایک کیو ہے کوانٹٹی کا، کہ یعنی کچھ بھی کھائیں اس کی مقدار کم رکھیے۔ 100 گرام سے زیادہ کی سرونگ کا سائز نہیں ہونا چاہیے آپ کی چپاتی کا یا چاول کی ایک سرونگ کا۔ اور دوسرا کیو جو ہے وہ کوالٹی پہ ہے۔ کوالٹی آپ کے کھانے کی وہ ہونا چاہیے جو نیچر سے کلوزسٹ ہو، یعنی فروٹ کھا سکتے ہیں، آپ کو جوس یا شیک نہیں پینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کو اگر گندم کھانا ہے تو وہ چکی کے آٹے کی ہو، نہ کہ وہ وائٹ آٹے کی ہو۔ یہی چاول کے ساتھ ہے کہ آپ پالشڈ رائس نہ کھائیں، براؤن رائس کھائیں۔ سو مجھے امید ہے کہ میری اس ڈائٹری جو ایک کامن سی ایڈوائس ہے اس کے بارے میں آپ کو سن کے فائدہ ہوگا۔ جہاں تک دودھ یا دہی کا تعلق ہے تو اس کو آپ کو سکمڈ استعمال کرنا چاہیے، اس کے اوپر سے ملائی اتار کے۔ پھلوں میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہائی گلائسیمک انڈیکس کے فروٹس ہیں جیسے آم، کیلا، انگور، انار، چیکو وغیرہ، ان کی مقدار مزید کم کر لیں۔ ان کا جوس یا شیک استعمال نہ کریں، لیکن ان کو بھی اگر آپ مزے کی نیت سے ایک آدھی قاش روز کی یا آدھا کیلا روز کا کھانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس اس بات کا خیال رہے کہ کوانٹٹی اور کوالٹی کسی قسم کے بھی کھانوں میں آپ کی زیادہ مقدار میں نہ ہو، اور کوالٹی جو ہے وہ کلوز ٹو نیچر ہو۔ آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو ڈائٹ اور ایکسرسائز کے بارے میں معلومات سے فائدہ ہو سکے گا۔ شکریہ۔ امید ہے آج کی ہیلتھ ٹاک نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہوگا۔ اس کو اپنے پیاروں تک شیئر کریں اور ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔